हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर आय और रोजगार का निर्धारण पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक आज का बचत फलन, यानी कि हम इसमें देखेंगे बचत फलन क्या है। तो बचत और आय के बीच फलनात्मक संबंध को बचत फलन कहा जाता है, जिसे फॉर्मूला के रूप में देखें तो सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि जो सेविंग है वह आय पर निर्भर करता है। यहाँ एस बचत है, सेविंग, वाई जो है वह इनकम है आय, और एफ जो फलनात्मक संबंध को दिखाता है। हम लोग देखते हैं आगे बचत फलन तालिका क्या है। तो बचत फलन तालिका यहाँ देख सकते हैं आप, जो है यहाँ पे दिया गया हमारा वाई यानी कि इनकम, एस दिया गया कंजम्पशन, और सी कंजम्पशन दिया गया, और एस जो है वह सेविंग दिया गया। तो इनकम 0 है तो कंजम्पशन 20 है, और सेविंग -20 है, यानी कि वह किसी से कर्ज लेकर कंजम्पशन कर रहा है। जब इनकम 50 हुआ तो सेविंग कंजम्पशन 60 हुआ, और इस समय भी 10 हुआ कर्ज में है। जब इनकम 100 हुआ तो कंजम्पशन 100 कर रहा है, लेकिन इनकम जो सेविंग है उसका 0 हो गया। जब इनकम 150 हुआ तो कंजम्पशन 120 का कर रहा है, और 30 अपने सेविंग कर रहा है अकाउंट में। जब इनकम 200 हुआ बढ़कर तो 160 का कंजम्पशन कर रहा है, और 40 अपने सेविंग में बचा रहा है। तो इसे ग्राफ पर देखेंगे तो जो सी का ग्राफ बनेगा वह कुछ 20 से प्रारंभ होकर इस टाइप का बनेगा, और जो एस का ग्राफ बनेगा यानी कि सेविंग का, वह -20 से, क्योंकि यहाँ -20 था, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ -20 से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए यह नेगेटिव से प्रारंभ होकर जाएगा। लेकिन यहाँ एक मुख्य विशेषता है इन दोनों में कि जो अंतर है वह सेम रहता है, यानी कि दोनों सेम जाते हैं। और जो यह इसका ग्राफ है इनकम का, ए वाला, तो इसका तो 0 से स्टार्ट होगा 45 डिग्री का कोण बनाकर, और कुछ इस टाइप का जाता है। तो इसका ग्राफ देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ कुछ शॉर्ट में दिया गया, जो वाई इज इक्वल टू होता है सी प्लस एस, और वाई इज इक्वल टू, अगर सी निकालना है हमें, यहाँ सी निकालना है तो वाई में एस घटाना पड़ेगा, और अगर एस निकालना है तो वाई में सी घटाना पड़ेगा। यहाँ दिया गया टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ बचत फलन की अगर ढाल निकालना है तो चेंज इन एस डिवाइड बाय चेंज इन वाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं चेंज इन एस ग्राफ में इज इक्वल टू चेंज इन वाई यहाँ दिया गया है, चेंज इन एस और चेंज इन वाई। तो इससे जो चेंज इन एस डिवाइड बाय चेंज इन वाई होता है वह एम पी एस के बराबर हो जाता है। तो एक फॉर्मूला भी बन गया यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग, बचत प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। जो बचत प्रवृत्ति है वह भी दो प्रकार का होता है। पहला एपीएस यानी कि औसत बचत प्रवृत्ति, दूसरा है एमपीएस यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो हम लोग देखते हैं औसत बचत प्रवृत्ति एपीसी क्या है। तो कुल बचत तथा कुल आय के बीच के अनुपात को एपीएस कहा जाता है। एपीएस निकालना है तो बचत में आय से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि एस डिवाइड बाय वाई, तो यह आ जाएगा हमारा बचत, औसत बचत। अब हम लोग देख लेते हैं औसत बचत प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या है। तो पहला है एपीएस कभी भी इकाई या इकाई से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी बचत आय के बराबर तथा आय से अधिक नहीं हो सकता है। और जो एपीएस है वह शून्य हो सकता है, कब, तो समविच्छेद बिंदु पर, जब जो सी इज इक्वल टू वाई होता है और एस इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तीसरा एपीएस ऋणात्मक तथा इकाई से कम हो सकता है। समविच्छेद बिंदु से नीचे स्तर पर एपीएस ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो बचत होती है वह अबचत हो जाती है, यानी कि जो कंजम्पशन है वह अधिक हो जाता है इनकम से। चौथा है एपीएस आय के बढ़ने के साथ बढ़ते जाता है। तो यह विशेषता हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सीमांत बचत प्रवृत्ति, जो कि दूसरा एमपीएस। तो यह क्या है, तो आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है। इसका फॉर्मूला देखिए, एमपीएस इज इक्वल टू बचत में परिवर्तन डिवाइड बाय आय में परिवर्तन, यानी कि इसे चेंज इन एस डिवाइड बाय चेंज इन वाई लिख सकते हैं। जो एपीएस था वह था चेंज इन एस डिवाइड बाय वाई, लेकिन जो यह एमपीएस है वह चेंज इन एस डिवाइड बाय चेंज इन वाई है, लेकिन एपीएस था वह एस डिवाइड बाय वाई था सिंपल में। यहाँ देख सकते हैं एमपीएस का जो मान होता है वह शून्य तथा इकाई के बीच रहता है हमेशा। एमपीएस होता है इज इक्वल टू 0 से 1 के बीच में होता है।
यहाँ देख सकते हैं, यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय जो है वह बचत कर ली जाती है तो AS इज इक्वल टू AY होता है, यानी कि MPS 0 हो जाता है। और यदि संपूर्ण आय जो है उपभोग कर ली जाती है तब AS 0 हो जाता है और MPS जो है वह भी 0 हो जाता है। यहाँ देख ले सकते हैं हम लोग अगला टॉपिक औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे कि APC कहा जाता है, तथा औसत यहाँ पे बचत प्रवृत्ति होगा, औसत बचत प्रवृत्ति में संबंध। तो सदैव जो होता है वह APC जो है सदैव APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि आय को या फिर उपभोग किया जाता है या फिर उसकी बचत की जाती है। प्रमाण की बात करें तो y इज इक्वल टू C प्लस I होता है। तो यहाँ समझ सकते हैं जो APS प्लस APC होता है वह 1 के बराबर होता है, हमेशा से 1 ही होगा। दोनों अगर हम देखें कैसे 1 होता है तो दोनों पक्ष में y से भाग देते हैं, तो जो है y इज इक्वल टू C प्लस S, तो तीनों में y से भाग दे दिए हम लोग, तब इसे काटेंगे y तो 1 आ जाएगा। इसे अगर हम बनाएंगे तो देखिए यहाँ C/y है जो कि बराबर होता है APC के, और जो S/y है वह बराबर होता है APS के। तो यह हो गया 1 बराबर APC प्लस APS हो गया हमारा। तो 1 बराबर APC प्लस APS। अब हम देखते हैं यहाँ पे APC निकालना हमें, APC इसको तो 1 में APS को माइनस करना पड़ेगा, और APS निकालना है इसको तो 1 में APC को माइनस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार APC तथा APS का योग जो होता है वह 1 के बराबर होता है। यहाँ देख सकते हैं APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 ही होगा हमेशा के हमेशा, तो इसे यह होता है। अब हम लोग देखते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि MPC तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS के बीच संबंध। तो जो सीमा सदैव जो है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है, यह भी 1 के बराबर होता है, क्योंकि MPC हमेशा सकारात्मक होती है तथा S से कम होती है, इसलिए MPS भी सकारात्मक तथा 1 से कम होना चाहिए। प्रमाण की बात करें तो चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन C प्लस चेंज इन S है, तो इसे भी हम दोनों तरफ y से भाग देते हैं चेंज इन y से, तो यह चेंज इन y 1 हो गया कट कर, और चेंज इन C डिवाइड बाय चेंज इन y जो कि MPC के बराबर था, हम लोग वहाँ ढाल में देखे थे, तो MPC हो गया, और चेंज इन S डिवाइड बाय चेंज इन y जो कि MPS के बराबर था, तो यहाँ MPS हो गया। अब हम लोग देखते हैं MPC इज इक्वल, अगर निकालना है हमें MPC तो 1 में से MPS को माइनस करना पड़ेगा, और अगर निकालना है MPC यहाँ MPC निकालना है तो 1 में MPS को माइनस करना पड़ेगा यहाँ, और अगर हमें MPS निकालना है तो 1 माइनस MPC करना पड़ेगा, MPC होगा यहाँ MPC, और अगर हमें MPC निकालना है तो 1 माइनस MPS करना पड़ेगा, यानी कि जो MPC प्लस MPS हमेशा 1 के बराबर होगा योगफल उसका।